हेलो स्टूडेंट्स, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 जिसका सब्जेक्ट कोड है BP401T जो कि बेस्ड है AKTUB फार्मा सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 के सिलेबस पर। इसका 32 लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। इसके पहले हम लोग यूनिट 1 में स्टीरियो आइसोटोमिज्म, यूनिट 2 में ज्योमेट्रिकल आइसोटोमिज्म और यूनिट 3 में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का पार्ट 1 स्टडी कर चुके हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, जहां पर जा करके आप इन वीडियो को रिवाइज कर सकते हो। जो आपका 31 लेक्चर्स था, इसमें हम लोगों ने स्टडी की थी सिंथेसिस, रिएक्शंस एंड मेडिसिनल यूज ऑफ पायराजोल और इमिडाजोल्स के बारे में। तो आज हम इसी लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे और दो नए कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। हम लोगों को स्टडी करना है आज सिंथेसिस, रिएक्शंस एंड मेडिसिनल यूज ऑफ ऑक्साजोल्स एंड थायाजोल्स। तो ये दो कंपाउंड हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो आपका जो पहले हम लोग ऑक्साजोल के बारे में देख लेते हैं। ऑक्साजोल इज अ हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, एरोमेटिक प्रॉपर्टी भी इसमें पाई जाती है और ये भी 5 मेंबर रिंग कंपाउंड है, जिसका जो फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H3NO है। इसमें एक ऑक्सीजन होता है जो कि पोजीशन 1 पे प्रेजेंट रहता है और दूसरा हेट्रो एटम है नाइट्रोजन जो कि पोजीशन 3 पर प्रेजेंट होता है। तो ऑक्सीजन पोजीशन 1 पे रहेगा 5 मेंबर रिंग में और जो नाइट्रोजन है वो पोजीशन 3 पे रहेगा। जैसा आप लोग स्ट्रक्चर में देख सकते हो कि आपका ऑक्सीजन की नंबरिंग 1 दी जाती है और नाइट्रोजन की नंबरिंग 3 दी जाती है। इसके अतिरिक्त इट कंटेन 2 पाई बॉन्ड्स। इसमें 2 पाई बॉन्ड हैं। एक आपका CN पाई बॉन्ड है जो पोजीशन 2 और 3 के बीच में प्रेजेंट होता है और दूसरा CC पाई बॉन्ड है जो कि पोजीशन 4 और 5 के बीच में प्रेजेंट होता है। इसके अतिरिक्त ऑक्सीजन के ऊपर एक लोन पेयर है जो रिंग को एरोमेटिक डीलोकलाइजेशन प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है और जितने भी ये सेंटर हैं, ये 5 सेंटर हैं रिंग के सभी sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। इट इज एन एरोमेटिक कंपाउंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 6 डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन इन इट्स रिंग। ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि टोटल 6 डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन इसकी स्ट्रिंग में प्रेजेंट हैं। इन 6 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड से आते हैं और जो बाकी 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो लोन पेयर से आते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन इस पाई बॉन्ड से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और ये लोन पेयर इसको डीलोकलाइज में हेल्प करता है। और अगर ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन को हैकल्स रूल में फिट करें तो n=1 निकल के आता है। साथ में इसका स्ट्रक्चर प्लेनर है, तो इसकी वजह से ये कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड है। इसकी अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो इट हैज़ अ सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर ये सॉलिड कंपाउंड होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट अप्रॉक्स 69 और 70 के आसपास पाया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ऑक्साजोल की सिंथेसिस की बात करेंगे। तो इसकी जो ऑक्साजोल की सिंथेसिस है, ये आपके साइंटिस्ट हुए 2 रॉबिन्सन एंड गैब्रिएल। इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। इसके बेसिस पर इसे हम लोग रॉबिन्सन गैब्रिएल सिंथेसिस कहते हैं। इन्होंने ऑक्साजोल के डेरिवेटिव सिंथेसाइज करने के लिए अल्फा एक्राइल अमीनो कार्बोनिल डेरिवेटिव लिया था। तो अल्फा एक्राइलिल कार्बोनिल डेरिवेटिव, तो आप देख सकते हो जिसमें एक कीटोनिक ग्रुप है R1, फिर R2, फिर NH, फिर R3। तो यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी आप जोड़ सकते हो, H भी हो सकता है और H के अतिरिक्त कुछ और मिथाइल, इथाइल या और भी फंक्शनल ग्रुप जो इस रिएक्शन को सपोर्ट करें उसको जोड़ सकते हो। एसिडिक मीडियम में जब इसको हीट किया जाता है तो यहाँ पे इसका डिहाइड्रेशन हो जाता है और डिहाइड्रेशन होकर के ये ऑक्साजोल डेरिवेटिव बना लेता है। इसके मैकेनिज्म की बात करें तो
जो कीटो एमाइड है, जनरली हम इस कंपाउंड को कीटो एमाइड भी कह सकते हैं क्योंकि ये आपका कीटोन है और ये ग्रुप एमाइड है, तो इसको कीटो एमाइड भी कह सकते हो। तो कीटो एमाइड का जो कीटोन होता है, जैसे ही इसको कोई एसिडिक मीडियम से H+ मिलता है तो ये क्या करता है, अपने में इसको ऐड कर लेता है, यानी कि ऑक्सीजन का लोन पेयर हाइड्रोजन पर अटैक करता है और प्रोटोनेशन हो जाता है। जब वो प्रोटोनेटेड हो जाता है तो ऑक्सीजोनियम आयन बन जाता है, जिसमें O के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। इस प्लस चार्ज को फिनिश करने के लिए जो CO का पाई बॉन्ड है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑक्सीजन को दे देता है, जिसकी वजह से इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है और इस पॉजिटिव चार्ज को मिनिमाइज करने के लिए एमाइड का जो ऑक्सीजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। यहाँ से आपका जो ये है ये आपके इलेक्ट्रॉन लोन पे इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है, इससे ये पाई बॉन्ड यहाँ पे फिनिश हो जाता है। जनरली हमने पाई बॉन्ड से एरो दिखाया हुआ है क्योंकि पाई बॉन्ड यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर एक बॉन्ड यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा। तो 2 पाई बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड बनता है, जैसा कि थर्ड स्ट्रक्चर में यहाँ पे दिखाया गया है ब्लैक कलर से। तो इस स्टेप को हम लोग साइक्लाइजेशन कहते हैं। तो साइक्लाइजेशन में क्या क्या हो रहा है आप यहाँ पे ध्यान से देखें कि एक लंबा प्रोसेस है। ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन को मिलेगा, फिर आपका ये ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड आपका कार्बन पे जाके अटैक करेगा और इसको ख़त्म करने के लिए जो NH बॉन्ड है ब्रेक होकर इलेक्ट्रॉन जो है CN बॉन्ड को यहाँ पर दे देगा, जिससे क्या होगा। अब अगले डायग्राम में, थर्ड डायग्राम में आप देख सकते हो कि CO बॉन्ड ब्रेक हो गया है और यहाँ पे प्लस चार्ज जो है, जो प्लस चार्ज था वो फिनिश हो गया है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया है और इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक नया ब्लैक कलर का ये बॉन्ड बनता हुआ सिग्मा बॉन्ड बन गया है और जो CO बॉन्ड था वो यहाँ पे ब्रेक हो गया है और यहाँ पर एक जो है डबल बॉन्ड बन गया और जो हाइड्रोजन था जो N पे जुड़ा था वो बाहर निकल गया है। तो साइक्लाइजेशन और प्रोटोनेशन यहाँ पे होता है। अब एक प्रॉब्लम और रह गई है, एक पाई बॉन्ड हमें और चाहिए। तो जो OH ग्रुप है ये वाला, ये क्या करता है, यहाँ से डिहाइड्रेशन होता है तो OH पहले निकल जाता है और जो 4 पोजीशंस पर हाइड्रोजन है उसका इलेक्ट्रॉन CC बॉन्ड को यहाँ पे मिल जाता है, जिससे क्या होता है वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और एक और डबल बॉन्ड बन जाता है। इस तरीके से आपका ऑक्साजोल का डेरिवेटिव सिंथेसाइज हो जाता है। नेक्स्ट मेथड इज अल्फा हाइड्रोक्सिक कीटोसक्सिनेट एंड एमाइड। तो अल्फा हाइड्रोक्सिक कीटोसक्सिनेट और एमाइड की रिएक्शन करा करके भी हम लोग ऑक्साजोल या फिर ऑक्साजोल के डेरिवेटिव सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो ये आपका जो पहला कंपाउंड है ये अल्फा हाइड्रोक्सिक कीटोसक्सिनेट कहलाता है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो CO ग्रुप प्रेजेंट है और CO ग्रुप की अल्फा पोजीशन पे OH ग्रुप है। और ये आपको पता ही है कि ये स्ट्रक्चर होता है ये सक्सिनिक एसिड का है, जिसमें COOH दोनों तरफ COOH और COOH जुड़े होते हैं। तो ये सक्सिनिक एसिड का एस्टर है, इसलिए इसको सक्सिनेट कहा गया है। तो इसका एक कॉमन नेम अल्फा हाइड्रोक्सिक कीटोसक्सिनेट है। तो कोई भी अल्फा हाइड्रोक्सिक कीटोसक्सिनेट से रिएक्शन जब भी एसिटामाइड से कराई जाएगी, जिसका फार्मूला NH2CHO है, तो एसिटामाइड से रिएक्शन कराने पर डिहाइड्रेशन होता है, 2 बार डिहाइड्रेशन होता है, जैसा कि पिछली स्कीम में मैग्नीशियम में हम लोगों ने देखा। तो कुछ वैसा ही डिहाइड्रेशन यहाँ पे होगा। तो यहाँ से आपका वाटर निकल जाएगा और दूसरी तरफ से यहाँ से भी आपका OH और आपका निकलेगा यहाँ से। तो ये चीज़ यहाँ पे ज्वाइन होगी और यहाँ पर आपका यहाँ से भी एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, तो 2 हाइड्रोजन और निकल जाएंगे। टोटल 4 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन बाहर निकलता है इस रिएक्शन में और आपका बन जाता है ऑक्साजोल का डेरिवेटिव। यहाँ पर हम लोग मैग्नीशियम की इसकी बात नहीं कर रहे हैं। फिर अगर आप चाहते हो कि हम लोग ऑक्साजोल बनाएं, इसका डेरिवेटिव नहीं, तो नेक्स्ट स्टेप है डिहाइड्रेशन करना। तो आप कोई भी डिहाइड्रेटिंग
नहीं हाइड्रोलिसिस करना है। तो चूँकि यहाँ पे ये 2 एस्टर ग्रुप हैं, इनकी हम लोग किसी भी मेथड से हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, जिसमें से एक मेथड है कोई बेस डाल करके इसको हीट कर दो। तो अगर बेरियम हाइड्रोक्साइड डाल के इसको हीट कर दें तो जो एस्टर ग्रुप है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो हाइड्रोलिसिस हो जाती है यहाँ पे। और COOH को ख़त्म करने के लिए इसको फिर से हीट करना है, और तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हम लोग कराते हैं, जिससे आपका CO2 बाहर निकल जाता है। और इस रिएक्शन को कैटेलाइज किया जाता है क्यूनोलिन्स कॉपर की प्रेजेंस में। तो क्यूनोलिन और कॉपर कैटलिस्ट की तरह यहाँ पे काम करते हैं, जिससे CO2 आसानी से इसका निकल जाता है और हमें जो ऑक्साजोल का डेरिवेटिव ऑब्टेन्ड होता है। देयर इज अ नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम आइसोसाइनाइड्स। तो आइसोसाइनाइड से भी हम लोग ऑक्साजोल को सिंथेसाइज कर सकते हैं। रिएक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड्स with acid chlorides or anhydrides yields substituted oxazole। अगर हम लोग आइसोसाइनाइड की रिएक्शन किसी एसिड क्लोराइड से या फिर किसी एनहाइड्राइड से कराते हैं तो ऑक्साजोल के डेरिवेटिव्स बनते हैं। ओके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने आइसोसायनोमिथाइल बेंजीन का एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो यहाँ पे बेंजीन में कुछ भी जुड़ा हो सकता है, तो इसके डेरिवेटिव्स बनेंगे। तो जो आइसोसाइनाइड है उसको जनरली NC से लिखा जाता है, और कुछ इस तरीके से इसको हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट्स करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बन पर 3 बॉन्ड ही है, इसलिए इसके ऊपर माइनस चार्ज शो किया जाता है, और नाइट्रोजन पे 4 बॉन्ड है, क्वाटर्नरी अमोनियम साल्ट है ये, तो N के ऊपर प्लस चार्ज रहता है। तो इसकी जब एस्टिल क्लोराइड CH3COCl से रिएक्शन कराई जाती है तो साथ में हम लोग एक माइल्ड बेस यूज़ करते हैं N-ब्यूटाइल लिथियम का। इसकी प्रेजेंस में ये साइक्लाइज होकर के 5-मिथाइल 4-फिनाइल ऑक्साजोल डेरिवेटिव बनाता है। यहाँ पर भी हम लोग इसकी मैग्नीशियम की बात नहीं कर रहे हैं, केवल रिएक्शन की बात की हुई है। अब हम लोग देखेंगे रिएक्शंस ऑफ ऑक्साजोल। तो सबसे पहले जैसे पीछे हम लोग अभी स्टडी कर रहे थे, पहले हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करेंगे, वो भी नाइट्रोजन एटम पर। जो इसका नाइट्रोजन एटम पर है उसकी रिएक्शन क्या होती है उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे एक बड़ी बात है कि ऑक्साजोल इज अ लेस रिएक्टिव कंपेयर टू इमिडाजोल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। हमने पीछे जब पढ़ रहे थे पायरॉल एक्सेट्रा पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर भी बात की थी कि ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है तो इसकी जो रिएक्टिविटी है कम हो जाती है। एक्चुअली में जितना ज़्यादा कोई कंपाउंड इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो रिंग में उतना बेटर तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करता, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी इसकी डिक्रीज़ होती है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की जो प्रॉपर्टी हैं वो होंगी तो मगर थोड़ी स्लो होंगी। तो पहली प्रॉपर्टी है प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन से हमें इसकी बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में पता चलता है कि ऑक्साजोल जो है वीक बेस की तरह बिहेव करता है और एसिड के साथ में रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर मैंने रिएक्शन कराई है। अगर ऑक्साजोल में कोई स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl या सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है तो ये क्या करता है, नाइट्रोजन को प्रोटोनेशन कर देता है। जो N है N पर ये ऐड हो जाता है और N पे आपका प्लस चार्ज डेवलप हो जाता है। तो नाइट्रोजन का प्रोटोनेशन यहाँ पे होता है। वाटर ये चीज़ आपकी नहीं रहेगी, तो N+H यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा, जिसको हम लोग ऑक्सोलियम आयन कहते हैं। और ये ऑक्सोलियम आयन का एक रिजोनेंस स्ट्रक्चर भी बनता है। अगर हम लोग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करें और फिर पाई बॉन्ड को शिफ्ट करें तो आपका जो प्लस चार्ज है वो ऑक्सीजन पे आ जाएगा और एक CO बॉन्ड बनेगा और CN बॉन्ड फिनिश हो जाएगा, N के ऊपर प्लस चार्ज फिनिश हो जाएगा। तो इसका जो प्रोटोनेटेड ऑक्साजोल है जिसको हम लोग ऑक्सोलियम आयन कहते हैं, इसके 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इंपॉर्टेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, जो कि कार्बन सेंटर पर पार्टिसिपेट करेंगी। जैसा कि आप लोगों को पीछे अगर स्ट्रक्चर ऑक्साजोल का याद हो तो इसमें 3 कार्बन सेंटर हैं, एक नाइट्रोजन सेंटर है
और एक है ऑक्सीजन सेंटर। जो तो द पॉसिबल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पोजीशन इन पायराजोल इज C2, C4 एंड C5। तो 3 पोजीशन है जहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑक्साजोल में हो सकती हैं, इन विच C4 एंड C5 पोजीशन इज द फेवरेबल बिकॉज इट डू नॉट फॉर्म अनस्टेबल पॉजिटिव एजोमिथीन इंटरमीडिएट। जब हम इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करा करके इनके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो C4 और C5 में एजोमिथीन इंटरमीडिएट नहीं बनता है और C2 में बनता है। तो जहाँ पर भी एजोमिथीन इंटरमीडिएट बनेगा वहाँ पर रिएक्शन आसानी से नहीं होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से नहीं होगा, और जहाँ पे नहीं बनेगा वहाँ पे आसानी से रिएक्शन होगी। तो C4 C5 पर पहले इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगी। अगर आप लोग भूल गए हैं कि एजोमिथीन क्या होता है तो आपको बता दें कि अगर N केवल 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तब उसको एजोमिथीन कहते हैं, और ये बहुत ही अनस्टेबल इंटरमीडिएट है, जैसे ही बनता है वैसे कुछ ना कुछ इसके साथ में जुड़ जाता है। तो चलिए अटैक करा के देख लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक का और उसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो 3 डायग्राम हमने बनाए। पहले में हमने C5 अटैक दिखाया हुआ है इलेक्ट्रोफाइल का, दूसरे में C4 अटैक और तीसरे में C2 अटैक दिखाया हुआ है। तो पहले आपकी जो ये 5th पोजीशन है, जैसा कि नंबरिंग हमने वहाँ पे दिखाई थी, तो E5 5th पोजीशन पे जब अटैक करेगा तो आपका यहाँ पर आपका जो है ये इस पॉइंट पर आपका प्लस चार्ज डेवलप होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्लस चार्ज डेवलप हो गया और E आपका जुड़ गया है। इसको प्लस चार्ज को ख़त्म करने के लिए रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं। जो CN का पाई बॉन्ड है वो अपने इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर देता है, जिससे आपका प्लस चार्ज सेकंड पोजीशन पे आ जाता है, और अगर उसके बाद लोन पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शिफ्ट करता है, जिससे प्लस चार्ज ऑक्सीजन पे आ जाता है। तो यहाँ पे रिजोनेंस स्ट्रक्चर 1, 2 एंड 3 बनना है, और ये फेवरेबल कंडीशंस है क्योंकि इसमें एजोमिथीन कंटेनिंग इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं हो रहा है। ऐसे अगर हम लोग E5 अटैक कराते हैं, सॉरी E4 पोजीशन पे अटैक कराते हैं, तो प्लस चार्ज आपका 5 पोजीशन पे जनरेट होगा यहाँ पे, और फिर आपका ये ऑक्सीजन अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन दे करके नया ऑक्सोनियम इंटरमीडिएट बनाएगा, रिजोनेंट स्ट्रक्चर बनाएगा। और ये भी फेवरेबल कंडीशंस है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि एजोमेथीन इंटरमीडिएट नहीं बनता। अब अगर हम लोग C2 पे अटैक करा दें, यानी कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच का जो कार्बन सेंटर है उस पर अटैक करा दें, हमने डायग्राम यहाँ पे उल्टा बना लिया है, तो ये C2 अटैक है। तो यहाँ पर देखते हो जब C2 अटैक करेगा तो नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, और ये आपका जो है ये जो कंडीशन है इसी को हम लोग एजोमेथीन इंटरमीडिएट कहते हैं, और ये जो है अनस्टेबिलिटी को शो करता है रिंग की। तो इसकी वजह से C2 अटैक होने पर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होने के चांसेस ना के बराबर रहते हैं। तो आपका जो ये 6 स्ट्रक्चर है ये have the positive charge azomethyl ion which is unstable due to this C2 position is not favorable। चलो भाई अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑक्साजोल इज लेस रिएक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन रिंग। ये पॉइंट पहले भी पीछे आ चुका है, यहाँ पर भी आ रहा है कि ऑक्साजोल लेस रिएक्टिव है क्योंकि ऑक्सीजन रिंग में प्रेजेंट है। If ring is activated by electron donating group, nitration and sulfonation are more difficult। अगर हम रिंग में कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऐड कर दें, जैसे OH ग्रुप है या फिर मिथाइल ग्रुप है, ऐसे ग्रुप ऐड कर दें तो रिएक्शन और डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। तो जनरली पहले से ही ऑक्साजोल ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के लिए रिंग को डीएक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से एरोमेटिक रिएक्शन कम हो जाती हैं इसमें, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इसको रिएक्शन को कम करता है। तो कुछ ही रिएक्शन है जो आसानी से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हो सकती हैं, उसमें से एक रिएक्शन है ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन रिएक्शन का हमने एग्जाम्पल लिया है 5 फिनाइल ऑक्साजोल का,
और ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर चूँकि खींचता है, जिससे रिएक्शन को प्रमोट करता है। अब चूँकि यहाँ पर आप देख सकते हो 5th पोजीशन जो है पहले से ब्लॉक है, इसलिए रिएक्शन जो है 2 पोजीशन पे जा सकती है। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है। अगर फिनाइल ग्रुप नहीं जुड़ा होगा तो रिएक्शन या तो 4 पे होगी या 5 पे होगी। अगर 4 और 5 कंडीशन ब्लॉक है तो उस कंडीशन में एक्सेप्शनल केसेस में रिएक्शन हो सकती है। तो ये एक्सेप्शनल रिएक्शन ली गई है जिसमें एन ब्रोमोसक्सिनामाइड से रिएक्शन कराने पर जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो 2-ब्रोमो-5 फिनाइल ऑक्साजोल है। ओके, एक नेक्स्ट रिएक्शन हम यहाँ पे देखेंगे डाइल्स-एल्डर रिएक्शन। तो डाइल्स-एल्डर रिएक्शन पीछे हमने बात की थी कि आपका जो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है उसमें एरोमेटिक करैक्टर कम होता है, जिसकी वजह से ये डाइईन की तरह बिहेव करते हैं। तो ऑक्साजोल में भी एक डाइईन है, 4 पाई कंपाउंड है, और ऑक्सीजन प्रेजेंट होने की वजह से ये डाइईन की तरह बिहेव करता है और डाइल्स-एल्डर रिएक्शन शो करता है। ऑक्सीजन एटम इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स आर readily अवेलेबल एज डाइईन इन डाइल्स-एल्डर रिएक्शन। ओके, तो ऑक्साजोल readily undergo डाइल्स-एल्डर टाइप साइक्लोएडिशन अक्रॉस द 2 and 5 पोजीशन। तो यहाँ क्या होता है, 2 और जो 5 पोजीशन है ऑक्साजोल की, ये पॉइंट पार्टिसिपेट करते हैं साइक्लोएडिशन करने के लिए। ओके, तो एग्जाम्पल लेते हैं, ऑक्साजोल रिएक्ट्स विद एल्काइन एंड प्रोड्यूस फ्यूरेन डेरिवेटिव। इसका एक एग्जाम्पल है 4-फिनाइल ऑक्साजोल अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ पे फ्यूरेन डेरिवेटिव बनता हुआ दिखाई देता है। तो जनरली होता है क्या है, ये एक अटैक यहाँ पर होगा, दूसरा ये साइक्लाइज होगा और फिर आपका नेक्स्ट अटैक यहाँ पे हो जाएगा। तो एक तरीके का साइक्लो एडिशन रिएक्शन यहाँ पे होती है। और फिर उसके बाद में जो ये वाली रिंग है फिर से रीसाइक्लेशन करके आपका बेंजोनाइट्राइल बाहर निकल जाता है और बचा रह जाता है फ्यूरेन। तो फ्यूरेन डाइल्स-एल्डर रिएक्शन देते हैं, साथ में ऑक्साजोल भी डाइल्स-एल्डर रिएक्शन देता है। क्यों देते हैं, दोनों में चूँकि ऑक्सीजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से एरोमेटिक करैक्टर इसमें डिक्रीज हो जाता है और ये एल्कीन की तरह बिहेव करने लगते हैं। तो दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। आपको ध्यान रखना है कि डाइल्स-एल्डर रिएक्शन किस कंपाउंड में होती है। तो फ्यूरेन और ऑक्साजोल दोनों में डाइल्स-एल्डर रिएक्शन होती है। तो और फिनाइल ऑक्साजोल की डाइल्स-एल्डर रिएक्शन कराने पर इसे फ्यूरॉन डेरिवेटिव बनता है। और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर डाइल्स-एल्डर, इसका मैकेनिज्म अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है, 4-फिनाइल ऑक्साजोल है तो एल्काइन का यहाँ पे अटैक दिखाया गया, ये आपका अटैक है। इसी को हम लोग साइक्लो एडिशन कहते हैं एक, और यहाँ पर ये अटैक कराया गया और रिएक्शन होती है किसकी प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में। तो कुछ इस तरीके का कंपाउंड बन जाता है, बाईसाइक्लिक कंपाउंड बनता है और ये कंपाउंड अनस्टेबल होता है। इसमें फिर से जो है साइक्लो एडिशन रिएक्शन हो जाती है, जिसमें रेड वाला पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है यहाँ पर, तो CN बॉन्ड का सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है पाई पर और CC बॉन्ड का जो बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है नेक्स्ट CC बॉन्ड पर। इससे क्या होता है, आपका बेंजोनाइट्राइल ये बाहर निकल जाता है और यहाँ पे फ्यूरेन बचा रह जाता है। तो पहली स्टेप वाली जो रिएक्शंस है वो आपकी डाइल्स-एल्डर रिएक्शन है और सेकंड वाली रिएक्शन इंटर मॉलिक्यूलर साइक्लोएडिशन रिएक्शन है। कुछ और एग्जाम्पल हैं, एक कॉन्डेट इवापीडीन सिंथेसिस है जिसमें भी एक स्टेप डाइल्स-एल्डर रिएक्शन का होता है। इसमें क्या किया गया है, ऑक्साजोल की रिएक्शन कराई गई है एल्कीन से। अगर हम ऑक्साजोल की रिएक्शन एल्कीन से कराएं तो सेम वैसे ही रिएक्शन होगी, यहाँ से बॉन्ड बनेगा, ये आपका पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और जो CN बॉन्ड है ये आपका R1 साइड्स के कार्बन पर जुड़ता हुआ दिखाई देगा। तो पहला स्टेप यहाँ पे डाइल्स-एल्डर रिएक्शन का है और अगले स्टेप में यहाँ पे कुछ थोड़ी अलग रिएक्शन होती है, जो डीप्रोटोनेशन होता है और जो रेड कलर वाला ये हाइड्रोजन है ये शिफ्ट करता है, जिसकी वजह से
अगले स्टेप में CO बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, क्योंकि ये बॉन्ड सबसे वीक होता है हाई स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, और नेगेटिव ऑक्साइड आयन बन जाता है ऑक्सीजन के ऊपर, और ये आपकी यहाँ पे बन जाती है साइक्लोहेक्सेन रिंग। इसमें एक CN डबल बॉन्ड है और CC डबल बॉन्ड है। अब हमें क्या करना है, एक डबल बॉन्ड और लाना है यहाँ पे, जिससे ये प्रीडीन बन जाएगा। तो क्या करता है, जो ऑक्सीजन ऑक्साइड आयन है ये क्या करता है, प्रोटोनेशन रिएक्शन करता है और इससे हाइड्रोजन जुड़ जाता है और ये बना लेता है OH। तो OH बनने के बाद फिर से जो H और OH जो है बाहर निकल जाते हैं, दैट इज डिहाइड्रेशन हो जाता है यहाँ पे, और डिहाइड्रेशन होने पर प्रीडीन बन जाती है। तो कॉनराड्स इवा प्रीडीन सिंथेसिस में ऑक्साजोल और एल्कीन की डाइसल्फाइड रिएक्शन कराई जाती है, और जो प्रोडक्ट बनता है फाइनल प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड प्रीडीन। नेक्स्ट टॉपिक इज मेडिसिनल यूज ऑफ ऑक्साजोल। अगर हम लोग ऑक्साजोल के मेडिसिनल यूज की बात करें तो यहाँ पे हम कुछ ड्रग्स ले रहे हैं। एक तो एंटी फंगल एजेंट की तरह ये बिहेव करता है। बेंगाजोल्स आर नेचुरल प्रोडक्ट विद 2 ऑक्साजोल ग्रुप हैज एंटी फंगल एक्टिविटी। एक एग्जांपल ये है बेंगाजोल का। बेंगाजोल ये एक नेचुरल प्रोडक्ट्स है और इसमें 2 जो है ऑक्साजोल मोइटीज प्रेजेंट होती हैं, और ये कंपाउंड एंटी फंगल ड्रग्स की तरह यूज़ किया जाता है। ऐसे ही दूसरा कंपाउंड है ऑक्साप्रोजीन। इट इज़ अ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट NSAID एंड यूज टू ट्रीट इन्फ्लामेशन, पेन एंड रूमेटॉइड्स डिजीज। तो ऑक्साप्रोजीन जो है NSAID इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं जो पेन, स्वेलिंग और कहीं भी दूसरी रूमेटॉइडिस जो डिजीज़ होती है उनको कंट्रोल करने में यूज किया जाता है। और इसमें जो इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑक्साजोल पे 2 फिनाइल रिंग्स और एक CH2CH2COOH रिंग जुड़ी हुई होती है। तो दिस इज अ एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स विच कंटेन ऑक्साजोल रिंग। तो हम लोगों ने अभी तक देखा ऑक्साजोल क्या होता है। अब हम लोग इसी का एक नया कंपाउंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का पढ़ेंगे, जिसको हम लोग थायाजोल कहते हैं, या फिर इसको हम लोग इसकी पोजीशन पे कहाँ पे थाया ग्रुप जुड़ा है, कहाँ पे एजो ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसके पोजीशन के बेसिस पे इसको हम लोग 1,3 थायाजोल नाम से भी जानते हैं। थायाजोल इज अ हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, अ 5-member ring with the formula C3H3NS in which sulfur atom is present at position 1 and nitrogen atom at position 3। तो बिल्कुल पिछले वाले कंपाउंड की तरह है, बस क्या होगा, जहाँ पे ऑक्सीजन है वहाँ पे हटा करके सल्फर लगा देंगे तो थायाजोल बन जाएगा। जैसे स्ट्रक्चर में देख रहे हैं 1 पोजीशन पे, जहाँ पे ऑक्साजोल में ऑक्सीजन था वहाँ पे हटा करके सल्फर लगा देना है, देन इट इज़ कॉल्ड थायाजोल। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। आपका 2 पाई बॉन्ड है, एक आपका CC पाई बॉन्ड है जो 4 और 5 पोजीशन पर है, और दूसरा CN बॉन्ड है जो कि 2 और 3 पोजीशन पर है, और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो रिंग में पार्टिसिपेट करता है वो सल्फर के ऊपर है, और सभी सेंटर का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अब चूँकि कुल टोटल 6 डिलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, 4 पाई बॉन्ड से और एक लोन पेयर से, इसलिए ये भी हक्कल्स रूल को फॉलो करता है। और जब हक्कल रूल के फार्मूले में हम लोग इसको फिट करते हैं तो n=1 निकलता है, और साथ में इसका स्ट्रक्चर प्लेनर है। इससे प्रूफ होता है कि ये भी एक तरीके का एरोमेटिक कंपाउंड है। जैसे कि एरोमेटिक की खासियत पता है कि हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए, प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, और डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन का होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो कंपाउंड एरोमेटिक कहलाता है। अगर हम लोग इसके फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये पेल येलो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 116 to 118 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। कैसे इसको सिंथेसाइज करेंगे, तो कई सारे मेथड हैं, जिसमें से कुछ मेथड हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला मेथड है गैब्रियल सिंथेसिस। यहाँ पर भी अल्फा एक्राइल अमीनो कार्बोनिल डेरिवेटिव लिया गया है, जैसा कि पिछले
ऑक्साजोल में लिया था, सेम वही रिएक्शन है, बस इसमें P2S5 ऐड कर लिया गया है। पीछे हम लोग H+ ले रहे थे और यहाँ पे P2S5 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो आपका थायाजोल बन जाता है। इसकी डिस्कवरी गैब्रियल ने की थी, तो उनके नेम पर इसको हम लोग गैब्रियल सिंथेसिस कहते हैं। मैकेनिज्म की बात करें, जो P2S5 से रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या करता है, जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड है, कीटोनिक कंपाउंड है, उसके ऑक्सीजन को रिप्लेस करके यहाँ पे सल्फर ऐड हो जाता है। और सल्फर ऐड होने के बाद फिर मैकेनिज्म सिमिलर है ऑक्साजोल की तरह, तो सल्फर एटम अटैक करता है यहाँ पे और ऑक्सीजन पर ये मूव करता है और साथ में ये हाइड्रोजन यहाँ से मूव करता है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन आकर के OH पर जुड़ जाता है। फिर अगले स्टेप में N अपना NH बॉन्ड ब्रेक करके हाइड्रोजन बाहर निकाल देता है और CO बॉन्ड ब्रेक करके OH बाहर निकाल देता है, जिससे H2O बाहर निकल जाता है। तो डिहाइड्रेशन स्टेप होता है और इस तरीके से थायाजोल बन जाता है। दूसरा मेथड है थायाजोल में हेंच थायाजोल सिंथेसिस फ्रॉम अल्फा हेलोकीटोन एंड थायामाइड। तो हेंच ने थायाजोल की सिंथेसिस के लिए स्टार्टिंग जो प्रिकर्सर लिए थे उनके नाम है अल्फा हेलोकीटोन और थायामाइड। तो अगर हम लोग अल्फा हेलोकीटोन और थायामाइड की रिएक्शन करा देते हैं तो आपका थायाजोल्स बन जाता है और इसमें एक HCl और जो है वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। तो इस मेथड को हेंच सिंथेसिस कहा जाता है। इसके मैकेनिज्म की बात करें तो CS बॉन्ड सबसे पहले ब्रेक होता है और सल्फर जा करके Cl को बाहर निकाल देता है। अब ये दो काम होते हैं, NH2 का लोन पेयर पहले शिफ्ट हो रहा है और फिर CS बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, जिससे क्या होगा, सल्फर R1 की पोजीशन पे जुड़ जाएगा, Cl बाहर निकलेगा। तो यहाँ से Cl और NH2 से एक H बाहर निकल जाता है। तो देखो NH2 ना रह के ये NH रह गया और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन गया है और सल्फर R1 से जुड़ गया है और HCl बाहर निकल जाता है। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में माना जाता है कि जो HCl निकला है उसका H+ वापस ऑक्सीजन के साथ में इसको प्रोटोनेटेड कर देता है और प्रोटोनेशन होने पर NH का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अटैक करता है कार्बन पर और CO बॉन्ड का पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, जिससे यहाँ पे OH बन जाता है। अगले स्टेप में दो चीज़ें हमने यहाँ पे एक साथ दिखाई गई हैं। तो एक तो ये ब्लू कलर वाला हाइड्रोजन वाटर के साथ में निकल जाता है, OH के साथ में बाहर निकल जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। साथ में N जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स को NH बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे करके H बाहर निकल जाता है। इस तरीके से आपका यहाँ पे थायाजोल बनता हुआ दिखाई देता है। तो दैट इज़ अ मैकेनिज्म ऑफ थायाजोल। नेक्स्ट मेथड इज अल्फा हेलोकीटोन की रिएक्शन थायोसाइनेट से करा करके भी हम लोग थायाजोल को बना सकते हैं। तो अल्फा हेलोकीटोन्स यहाँ पर भी लिया गया है और जो अल्फा हेलोकीटोन है इस थायोसाइनेट का फार्मूला CnSH या होता है और सोडियम थायोसाइनेट है NaSCN, इसका फार्मूला रहेगा NaSCN। तो सोडियम थायोसाइनेट से रिएक्शन कराते हैं तो कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है जहाँ पे ये Cl बाहर और ये H+ की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो वाटर मॉलिक्यूल और सोडियम क्लोराइड बाहर निकलता है और थायाजोल बनता हुआ दिखाई देता है। नाउ थायाजोल की रिएक्शन की हम लोग बात करेंगे तो सेम पैटर्न फॉलो करेंगे जैसे पीछे रिएक्शन पढ़ लेते हैं। पहले हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू नाइट्रोजन, तो ये भी प्रोटोनेशन करता है और बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो थायाजोल बिहेव्स एज बेस एंड रिएक्ट विद एसिड, सेम वही पैटर्न है जैसा पीछे हम लोगों ने ऑक्साजोल में पढ़ा था। H जा करके जुड़ जाएगा N के साथ में, यहाँ पे H+ N के साथ में जुड़ जाता है, जुड़ा हुआ दिखाया गया है और फिर इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं जिससे +4 सल्फर के ऊपर आ जाता है। और जो ये प्रोटोनेटेड थायाजोल बनता है इसको हम लोग थायाजोलियम आयन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक पीछे हमने N मिथाइलेशन की बात नहीं की थी क्योंकि ऑक्सीजन जोड़ने पर जो एरोमेटिसिटी कम हो जाती है, तो यहाँ पे N मिथाइलेशन भी होता है। चूँकि नाइट्रोजन प्रेजेंट है
तो मिथाइल आयोडाइड जो है N के साथ में क्वाटरनरी साल्ट बनाता है और I बाहर रहता है, तो N मिथाइल थायोजोलियम साल्ट वाली रिएक्शन यहाँ पर होती है। फिर अगली रिएक्शन हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टू कार्बन। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होगा जैसा ऑक्साजोल में हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो चूँकि C2C4 C5 पोजीशन है जहाँ पे C4 C5 ज़्यादा फेवरेबल रहेगा और C2 पोजीशन इज लेस फेवरेबल ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एजोमेथिन इंटरमीडिएट। तो आप सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर भी ड्रा कर लीजिए, कुछ चेंज नहीं करना है। पीछे जो ऑक्साजोल के स्ट्रक्चर बना रहे थे जहाँ जहाँ पे ऑक्सीजन था बस वहाँ पे सल्फर लगा देना है। तो पहला C5 अटैक है, तो C5 अटैक में 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 1, 2 और 3 बनते हैं, मगर इसमें एजोमेथिन नहीं बनता है। तो आप फिर अगर C4 अटैक कराते हैं तो यहाँ पे 2 मेन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, तो जो कि 4 और 5 से दिखाए गए हैं यहाँ पे, और ये भी फेवरेबल कंडीशन रहती है। और जब हम लोग C2 अटैक दिखाते हैं तो C2 अटैक में आप लोग देखो कि N के ऊपर ये जो बनना है एजोमेथिन यहाँ पे बनता हुआ दिखाया गया, इंटरमीडिएट विथ पॉजिटिव एजोमेथिन, और ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो C2 पे आसानी से रिएक्शन नहीं होंगी, या फिर C4 या C5 में से कोई पोजीशन ब्लॉक है तभी जो है C2 पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। Presence of electron releasing group like NH2 8 position 2 is enhance the electrophilic substitution reaction of thiazole। तो यहाँ पर भी वही है, अगर हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऐड करें पोजीशन 2 पर तो रिएक्शन जो है फास्ट हो जाती है। तो कुछ एग्जांपल मैंने लिए हुए हैं, जैसे 2 पोजीशन पे यहाँ पे X ऐड कर दें और इसका नाइट्रेशन कराएं, और X यहाँ पे NH2 लिया गया है, X अगर NH2 ले लें तो N2,4BF3 से अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो आप देख सकते हो 4 पोजीशन पर नाइट्रेशन होता है, 4 नाइट्रो 1H इमिडाजोल डेरिवेटिव बनता है, और साथ में 5 नाइट्रो 1H इमिडाजोल 2 एमीन डेरिवेटिव भी फॉर्म होता है। ऐसे अगर हम लोग X के स्थान पे NH2 लेकर के ब्रोमिनेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड तो आपका 5 पोजीशन पर ब्रोमिनेशन होता है, 5 ब्रोमोथायाजोल 2 एमीन डेरिवेटिव मेजर प्रोडक्ट की तरह बनता है। 4 भी बनेगा मगर वो माइनर प्रोडक्ट की तरह होगा। ऐसे अगर हम लोग सल्फोनेशन कराएं, सल्फोनेशन कराने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में मरकरी लेना पड़ता है, तो जब इसकी रिएक्शन कराते हैं यहाँ पे तो जो थायाजोल 5 सल्फोनिक एसिड बनता है, जो 5 पोजीशन है वहाँ पे SO3H जुड़ता है। तो मेन प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा है 5 और उसके बाद 4, और एक्सेप्शनल केसेस में 2 पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो ये थे थायाजोल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल। अब एक रिएक्शन है आपकी सैंडमेयर रिएक्शन। थायाजोल 2 एमीन का एग्जाम्पल हमने लिया हुआ, ये नेम रिएक्शन है। तो नेम रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन में पहले तो HNO2 से रिएक्शन कराते हैं। जो HNO2 बनता कैसे, NaNO2HCl से बनता है, और ये डाइजोटाइजेशन रिएक्शन कराती है। तो पहला स्टेप डाइजोटाइजेशन रिएक्शन का है, इसमें N+N2 ग्रुप ऐड हो जाता है, N के ऊपर 1H इमिडाजोल 2 डाइजोनियम साल्ट बनता है। और सेकंड स्टेप इज सैंडमेयर रिएक्शन, जिसमें CuCl से रिएक्शन कराने पर N2 बाहर निकल जाता है और Cl आ जाता है, तो 2 क्लोरो 1H इमिडाजोल बनाता है। तो ऐसी पोजीशन जहाँ पे आसानी से हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करा सकते हैं, वहाँ पे सैंडमेयर रिएक्शन के थ्रू आसानी से क्लोरीनेशंस या ब्रोमिनेशंस कराया जा सकता है। द मेडिसिनल यूज ऑफ थायाजोल एंड इट्स डेरिवेटिव। तो यहाँ पर कुछ कंपाउंड और उनके यूज लिए गए हैं जो कि मेडिसिनल केमिस्ट्री में यूज किए जाते हैं। तो सबसे अच्छा एग्जांपल जो पहला लिया है निजाटिडीन ड्रग्स है। निजाटिडीन ड्रग्स H2 रिसेप्टर ब्लॉकर का काम करती है, जिसमें आपका थायाजोल्स प्रेजेंट है, और ये पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में यूज होती। इसी से मिलती जुलती ड्रग्स है
जिसको फैमोटिडीन कहा जाता है। फैमोटिडीन भी H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है और ये भी पेप्टिक अल्सर में यूज की जाती है। इसमें भी आपका थायाजोल्स रिंग प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज क्लोर मिथायाजोल। आप देख सकते हो इसका डायग्राम, जिसमें थायाजोल्स रिंग प्रेजेंट है और ये आपका सेडेटिव हिप्नोटिक्स ड्रग्स की तरह इसको हम लोग यूज़ करते हैं। फिर आपने विटामिन के बहुत सारे नाम सुने हुए हैं, जिसमें से एक विटामिन बी कम्प्लेक्स में एक विटामिन होता है विटामिन B1। इसमें आपका थाइमीन प्रेजेंट होता है। तो थाइमीन का जो स्ट्रक्चर्स है वो ये है, जिसमें आप देख सकते हो कि थायाजोल्स रिंग प्रेजेंट है। तो थाइमीन कंटेन विटामिन B1 और दूसरा यहाँ पे प्रीमिडीन्स डेरिवेटिव भी प्रेजेंट रहता है। कुछ और एग्जाम्पल हैं इसके। सल्फाथायाजोल जो कि एंटीबायोटिक की तरह यूज होता है, इसमें भी आपका थायाजोल्स न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। अदर एग्जाम्पल की बात करें, फेनिटिनॉल्स है जो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स की तरह काम करता है, इसमें भी आपका थायाजोल्स रिंग प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट इज निरिडाजोल्स। ये सिस्टोजोमिसाइडल की तरह यूज़ होता है, यानी कि सिस को मारने के काम आता है। तो इसमें भी आप देख सकते हो कि थायाजोल रिंग प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट ड्रग्स इज कम्बेंडाजोल, दैट इज अ फंगिसाइडल ड्रग्स है, एंटी फंगल ड्रग्स की तरह यूज होती है। इसमें भी थायाजोल्स ग्रुप प्रेजेंट रहता है। तो आप इस तरीके से देखते हो कि लॉट ऑफ मेडिसिनल कंपाउंड है जिसमें आपका थायाजोल न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। तो ये था लेक्चर्स 32, जिसमें हम लोगों ने दो कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा, ऑक्साजोल और थायाजोल्स के बारे में। जो अगला लेक्चर्स है हम लेके आएंगे और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीडीन के बारे में। तो तब तक जो पिछले लेक्चर्स हैं उनको अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में।